गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बात चल रही थी भी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। इस दौरान अपने कल बात की थी परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना करने के बाद अपने कुछ परागकण से संबंधित विशिष्ट तथ्य देखे थे। उन्हीं में आगे बात करते हैं। अपने अगले तथ्य की हेडिंग डालेंगे आप पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट। पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट। देखिए भी परागकण जो होते हैं, परागकणों में अपने संरचना में और कुछ विशिष्ट तथ्यों में पढ़ा था कि टेपिटम द्वारा स्रावित विशिष्ट प्रकार की प्रोटीनें इनमें पाई जाती है। परागकण का जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल एक्साइन, एक्साइन में आपने देखा है कि इसमें टेपिटम द्वारा स्रावित, टेपिटम द्वारा स्रावित कुछ प्रोटीनें जो है वो धसी हुई पाई जाती है। किसमें भी? बाह्य चोल में। किसमें पाई जाती है? बाह्य चोल में। फिर देखिए इसके अलावा आपने पढ़ा था कि टेपिटम द्वारा एक तेलीय परत का स्रावण किया जाता है, यानी पोलन किट का स्रावण किया जाता है, और यह भी कहां होती है? परागकण के बाह्य चोल में। तो उसी से अपने बात करते हैं पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट की। पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट में या पराग उत्पाद में सबसे पहले अपने बात करते हैं परागकण भोज्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों के रूप में, भोज्य या खाद्य पदार्थों के रूप। परागकण भोज्य या खाद्य पदार्थों के रूप में। देखिए भी परागकण जो होता है इसके बाह्य चोल में, किसमें भी? बाह्य चोल में टेपिटम द्वारा स्रावित कुछ प्रोटीनें पाई जाती है। क्या पाई जाती है भी? कुछ प्रोटीनें पाई जाती है। इन्हीं प्रोटीनों की वजह से परागकण जो होते हैं इनका उपयोग भोज्य या खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, पोलन प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है। बाह्य चोल में जो प्रोटीनें हैं, बाह्य चोल में जो प्रोटीनें हैं इनका उपयोग किया जाता है भी पश्चिमी देशों के अंदर जो एथलीट हैं, दौड़ लगाने वाले जो घोड़े हैं, उनको ये पोलन प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है भी। किसमें? कार्य क्षमता में। तो आजकल बाजार में पोलन प्रोडक्ट के रूप में बी पोलन है, पोलन सिरप है आदि मौजूद हैं, जिनमें क्या होती है? विशिष्ट प्रोटीनें होती हैं, और ये प्रोटीनें जो होती है ये कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। इसलिए पश्चिमी देशों के अंदर या पाश्चात्य देशों में जो एथलीट हैं और जो दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं, यानी जहां पे शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, तो उस शारीरिक कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पोलन प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। किसके रूप में? खाद्य पदार्थों के रूप में। दूसरा उपयोग देखें अपने पराग उत्पाद का, तो वो है भी सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में। आजकल आप देखते हैं कि बाजार में विभिन्न प्रकार की क्रीम है, कॉस्मेटिक है, उपलब्ध है। तो
इन्हें बनाने के लिए यानी कुछ क्रीमें और कॉस्मेटिक सामग्री ऐसी हैं जिनमें पराग उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कल पढ़ा था पोलन किट, क्या पढ़ा था भी? पोलन किट। पोलन किट क्या है भी? कि वे पुष्प जिनमें पर परागण, यानी पर परागण भी किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है, उनमें पराग कण के चारों ओर या बाह्य चोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पोलन किट। तो पोलन किट क्या है भी? एक तेलीय परत है। कैसी परत है? तेलीय परत, जिसकी बात अपने कल की थी। यह तेलीय परत जो होती है, इसमें क्या होती है? असंतृप्त वसाएं होती है। क्या होती है? असंतृप्त वसाएं। और ये असंतृप्त वसाएं जो होती है, ये किससे सुरक्षा करती है? पराग कणों की अल्ट्रावायलेट विकिरणों से। किससे भी? अल्ट्रावायलेट विकिरणों से सुरक्षा करती है। तो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की क्रीम ऐसी है जो यूवी रेज से हमारी सुरक्षा करती है, हमारी त्वचा को यूवी रेज के प्रभाव से बचाने का काम करती है। उन क्रीम के अंदर, कॉस्मेटिक सामग्री के अंदर ये पराग कण से प्राप्त असंतृप्त वसाएं जो है वो होती है भी, जिसकी वजह से हमारी त्वचा जो है यूवी रेज के प्रभाव से बच पाती है। तो विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों में भी पराग उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था भी पोलन प्रोडक्ट। इसके बाद अपने बात करें पोलन प्रोडक्ट के बाद, पराग कण जो है उसका जीवन काल, पराग कण का जीवन काल। तो अगली हेडिंग आपकी क्या होगी? पराग कणों का जीवन काल। पराग कणों का जीवन काल। पराग कणों का जीवन काल। जीवन काल की बात करें तो यहां जीवन काल से क्या तात्पर्य है भी? परागकण जो है वो कितने समय तक कार्यरत रहते हैं, यही समयावधि क्या कहलाती है? परागकणों का जीवन काल। परागकण जिस समय अवधि तक क्या रहते हैं भी? कार्यक्षम रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, वो समय अवधि ही क्या कहलाती है भी? जीवन काल कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन काल। परागकण जो होता है इसका जीवन काल, विभिन्न प्रजातियों के अंदर पराग कणों का जीवन काल जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है भी? भिन्न भिन्न होता है। ये विभिन्न जैविक कारणों, वातावरणीय कारणों पर निर्भर करता है भी। अलग अलग प्रजातियों के जो परागकण है उनकी जीवन अवधि या जीवन काल जो होता है ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ पादपों का जीवन काल केवल कुछ ही मिनटों का होता है भी, यानी कुछ ही मिनट बाद परागकण जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं या कार्यरत नहीं रहते, यानी फंक्शनल नहीं रहते। जैसे कि घास या अनाज कुल के पौधे, घास या अनाज कुल के पौधे जैसे हो गया अपने गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, धान है, इनमें परागकण जो होते हैं इनकी जीवन अवधि जो होती है वो कुछ ही मिनटों की होती है, कुछ मिनटों की। इसके अलावा कुछ कुल जैसे रोजेसी की बात करें, रोजेसी कुल है जैसे कि गुलाब हो गया, सोलेनेसी कुल है, कौन सा कुल भी? सोलेनेसी। इसी प्रकार से लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी जैसे मटर कुल हो गया। इनके जो परागकण है इनकी जीवन अवधि कुछ महीनों की होती है, यानी यहां पे आपको फिक्स आंकड़ा याद नहीं रखना,
यानी कुछ तो ऐसे हैं परागकण जो कुछ ही मिनटों तक कार्यरत रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं भी, नष्ट हो जाते हैं। और कुछ पादपों के जैसे रोजेसी कुल है, सोलेनेसी कुल है, लेग्यूमिनेसी कुल है, इनके परागकण जो है कई महीनों तक कार्यरत रहते हैं भी। क्या रहते हैं? कई महीनों तक कार्यरत रहते हैं या कार्यक्षम रहते हैं या फंक्शनल रहते हैं। तो यह सारा का सारा जो सिस्टम है इनके जीवन अवधि का, जीवन काल का, यह निर्भर करता है पादपों की आनुवंशिकी पे, वातावरणीय कारकों पे आदि के ऊपर क्या करता है भी, ये निर्भर करता है। इसके अलावा परागकण जो होते हैं, परागकण, इनको निम्न ताप पर भी संरक्षित किया जा सकता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, जो किसका होता है भी, द्रव नाइट्रोजन का। किसका भी? द्रव नाइट्रोजन का। परागकण जो है इनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव नाइट्रोजन के अंदर संरक्षित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संरक्षित किया जा सकता है। किस टेम्परेचर पे भी? इस निम्न तापमान पे या -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जो किसका होता है, द्रव नाइट्रोजन का। इस ताप पर परागकणों को क्या किया जाता है भी, संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। निम्न तापमान पर परागकणों को संरक्षित करने की जो यह प्रक्रिया है इसको कहते हैं क्रायो संरक्षण। क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं इसको? क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपने क्रायो संरक्षण की? क्रायो संरक्षण किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या होगी? परागकणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यह ताप किसका? द्रव नाइट्रोजन का, यानी द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। परागकणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संरक्षित करना क्रायो संरक्षण कहलाता है। क्रायो संरक्षण कहलाता है। ये प्रिजर्व किए हुए परागकण जो है इन्हें पोलन बैंक के नाम से जाना जाता है भी। किसके नाम से जाना जाता है? पोलन बैंक। यानी द्रव नाइट्रोजन के अंदर हम परागकणों को संरक्षित करते हैं, निम्न ताप पर इनको संरक्षित करते हैं, तो क्रिया क्या कहलाती है? क्रायो संरक्षण। और ये संरक्षित परागकण जो है ये क्या कहलाएंगे? पोलन बैंक कहलाएंगे। इसका उपयोग प्लांट ब्रीडिंग में, किसमें भी? प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है, पादप प्रजनन विज्ञान में किया जाता है। यानी इन परागकणों को भविष्य के लिए क्या करते हैं? अपने संरक्षित करते हैं। जब अपने को आवश्यकता होती है पादप प्रजनन विज्ञान में, तो इन परागकणों को इस पोलन बैंक से निकाल करके अपने यूज कर सकते हैं। तो आपको ये टर्म जो है ध्यान में रखनी है भी, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, क्रायो संरक्षण क्या है। तो परागकणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? क्रायो संरक्षण। इसी प्रकार का संरक्षण करने के लिए देखिए भी, जो शुक्राणु है, अंडाणु है, इनको भी इस निम्न तापमान पे लंबे समय के लिए क्या किया जा सकता है भी? संरक्षित किया जा सकता है। जिनका उपयोग, यानी शुक्राणु और अंडाणु है, इनका उपयोग भविष्य में अपने कर्स के इसके लिए क्या है भी? इनको सुरक्षित किया जाता है। खास करके मवेशियों के अंदर, पशुओं के अंदर, गाय भैंस जो है, इनके
शुक्राणु जो है उनको निम्न ताप पे प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और भविष्य में जब इनकी आवश्यकता होती है कृत्रिम गर्भाधान के दौरान तो इनको यहां से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया अभी क्रायो प्रिजर्वेशन। अब अपने बात करते हैं, ये परागकणों से संबंधित विशिष्ट कुछ तथ्य थे वो कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं अपने नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास, तो आप हेडिंग डालेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। सबसे पहली बात तो कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है, इसका विकास किससे होता है। नर युग्मकोद्भिद जो है इसका विकास होता है भी परागकण से, परागकण के अंकुरण से। परागकणों का जब अंकुरण होता है तो परागकण जो है इनके बाह्यचोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र में से अंतःचोल या फिर यूं कह दें कायिक कोशिका बाहर निकल करके एक नलिका युक्त संरचना बनाती है। इस संरचना में दो नर केंद्रक होते हैं और एक नलिका केंद्रक होता है। इसे ही क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। पहले अपने विकास की प्रक्रिया पढ़ लेंगे, उसके बाद नर युग्मकोद्भिद की डेफिनेशन जो है वो आपके समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपने को ये पता ही है भी परागकण की संरचना आपने पढ़ी है, तो परागकण जो है क्या भी परागकण ये नर युग्मकोद्भिद की, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था है। प्रथम कोशिका अवस्था है। परागकण जो है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका अवस्था है या फर्स्ट सेल स्टेज है। यानी इसी परागकण से किसका विकास होना है भी, नर युग्मकोद्भिद का विकास होना है। किसका विकास होना है, नर युग्मकोद्भिद का विकास होना है। देखिए अपने पास क्या है, ये एक परागकण है। क्या है भी, एक परागकण। ये परागकण का अंतःचोल और ये इसका हो गया भी बाह्यचोल। ये इसके अंदर होगी रिक्तिका और ये दर्शा रहा हूं मैं यहां पे विभाजित होता हुआ केंद्रक, विभाजित होता हुआ केंद्रक। देखिए भी परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था है। कैसी अवस्था है, प्रथम कोशिका अवस्था। ये एक परागकण है जिसका ये क्या हो गया अभी, बाह्यचोल या एक्साइन। क्या हो गया अभी, बाह्यचोल या एक्साइन। और ये क्या हो गया, अंतःचोल या इंटाइन। ये क्या होगी, वैक्यूल या रिक्तिका। और ये क्या अभी केंद्रक है जो विभाजन की अवस्था में यानी विभाजित हो रहा है। नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है ये दो चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है भी, दो चरणों में। और दो चरण कौन कौन से हैं, पहला चरण प्रथम चरण और दूसरा द्वितीय चरण। इनका कोई विशेष नाम नहीं है भी, ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको। कितने चरण इसमें, दो चरण है, एक तो प्रथम चरण और दूसरा क्या है भी, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण यानी दो स्टेप में होता है।
नर युग्मकोद्भिद का विकास एक पराग कण से 2 स्टेप में पूरा होता है। और वो 2 स्टेप कौन से है? पहला और दूसरा। पहले स्टेप में क्या घटना होनी है, दूसरे स्टेप में कौन सी घटना होनी है? सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रथम चरण की। प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण कब संपन्न होता है? जब परागकण किसमें होते हैं भी? परागकण, परागकोश में होते हैं। यानी ये पहला चरण जो है ये कहां संपन्न होता है? जब परागकण कहां होते हैं? परागकोश में। किसमें होते हैं भी? परागकोश में। सामान्यतः सभी पादपों में ऐसा ही होता है। प्रथम चरण कब संपन्न होता है? जब परागकण कहां होते हैं? परागकोश में होते हैं। परागकोश में जो ये परागकण है इसके अंदर क्या होता है? एक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? एक समसूत्री विभाजन होता है। और इस समसूत्री विभाजन के दौरान, इस समसूत्री विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका तो कैसी होती है भी? छोटी। और एक क्या होती है भी? बड़ी। एक तो क्या होती है? छोटी और एक बड़ी। सबसे पहले क्या होता है प्रथम चरण में अपने बात करें तो यह चरण कब संपन्न होता है? जब परागकण कहां होते हैं? परागकोश में। यानी परागण से पहले की क्रिया है। परागण क्या होता है भी? परागकणों का परागकोशों से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो यह घटना कहां हो रही है भी? परागण से पहले ही हो रही है। यह परागकोश है भी। क्या है भी? परागकोश। इस परागकोश में यह परागकण है। तो यहीं पे यह घटना संपन्न हो रही है। सबसे पहले क्या होता है कि परागकण के अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। बड़े आकार की जो कोशिका होती है उसको कहते हैं कायिक कोशिका। क्या कहते हैं भी? कायिक कोशिका। बड़े आकार की जो कोशिका है उसको क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। और छोटे आकार की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और दूसरी कौन सी भी? जनन कोशिका या जर्म सेल या जर्मिनल सेल। ये 2 कोशिकाएं बन जाती है भी। परागकोश के अंदर क्या होता है? सबसे पहले परागकण में एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी वाली कोशिका क्या कहलाती है? कायिक कोशिका। और छोटे वाली कोशिका क्या कहलाती है? जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो है इसका आकार कैसा है भी? बड़ा है। जीवद्रव्य की मात्रा इसमें क्या है? ज्यादा है। लेकिन केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थों की मात्रा जो है वो जनन कोशिका की तुलना में क्या होती है भी? कम होती है। कायिक कोशिका जो है उसका आकार बड़ा है, उसके अंदर जीवद्रव्य अधिक है। और जनन कोशिका जो है इसका आकार कैसा है? छोटा है। और जीवद्रव्य की मात्रा क्या है भी? कम है। जीवद्रव्य की मात्रा क्या है? कम है। जनन कोशिका है, इससे बाद में क्या होना है भी? नर केंद्रकों का निर्माण होना है। और कायिक कोशिका जो होती है ये पराग नली का निर्माण करेगी। यानी कायिक कोशिका है यही बाह्य चोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र से बाहर निकल करके क्या बनाएगी? पराग नलिका बनाएगी। तो अब देखिए परागकण एक कोशिका से 2 कोशिका अवस्था में आ गया। कैसी अवस्था? ये द्विकोशिक अवस्था। कौन सी अवस्था भी? द्विकोशिक अवस्था। अब परागकण जो है उसका परागण यानी परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होता है उस घटना को क्या कहते हैं? ये क्या है भी? वर्तिकाग्र। ये होगी वर्तिका, ये हो गया अंडाशय। मतलब ये संरचना जो है क्या है? जायांग या स्त्रीकेश। तो यहां से इन परागकणों का
इस वर्ती कागर तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है भी? परागण। परागण की घटना को डिटेल में अपने पढ़ने वाले आगे। यहां पे केवल इतना ही ध्यान रखना है कि परागकण का कहां तक पहुंचना भी? वर्ती कागर तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण की क्रिया जब होती है तो परागकण कौन सी अवस्था में होता है? सामान्यतः द्विकोशिक अवस्था में। तो पहले चरण के दौरान यहां तक की घटना होती है। बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण कब संपन्न होता है? परागण के बाद संपन्न होता है। प्रथम चरण परागण से पहले। तो दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण कब संपन्न होता है? परागण क्रिया के बाद। कौन सी क्रिया के बाद भी? परागण क्रिया के बाद। परागण क्रिया के बाद दूसरा चरण संपन्न होता है। इस दौरान परागकण अधिकांश पादपों में कैसा होता है भी? द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। इस दौरान क्या होता है कि जैसे ही परागण होता है तो परागकण कहां पहुंचे भी? वर्ती कागर तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? वर्ती कागर तक पहुंचे। जैसे ही परागकण वर्ती कागर पर पहुंचेगा तो परागकण है और वर्ती कागर है, उनके बीच में एक इंटरएक्शन होता है भी, जिसके लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? टेपिटम द्वारा स्रावित प्रोटीनें। परागकण के बाह्य चोल में टेपिटम द्वारा स्रावित कुछ प्रोटीनें होती हैं और ये प्रोटीनें जो है पोलन पिस्टल इंटरएक्शन, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। ये क्रिया अपने बाद में पढ़ने वाले हैं क्या होती है। ये क्रिया परागकणों की संगतता की जांच करती है। अगर संगत प्रजाति के यानी उसी प्रजाति के परागकण उसी प्रजाति के वर्ती कागर पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि वर्ती कागर जो होता है जल है, खनिज लवण है, पोषक पदार्थ है, उनका स्रावण करता है। यह वर्ती कागर क्या करेगा? पोषक पदार्थों का स्रावण करेगा। पोषक पदार्थों का अवशोषण करके परागकण जो होता है वो क्या होता है? अंकुरित होता है। इस दौरान क्या होगा कि परागकण में जो ये कायिक कोशिका है किसी एक जनन छिद्र में से बाहर निकलकर, कायिक कोशिका क्या करेगी भी? एक जनन छिद्र में से बाहर निकल करके एक नलिकाकार संरचना बनाएगी ऐसी। ये क्या हो गया? बाह्य चोल। क्या हो गया अभी? बाह्य चोल। और कायिक कोशिका जो है एक जनन छिद्र में से, यहां मान लेते हैं अपने जनन छिद्र ही, इसमें से बाहर निकल करके क्या बना ली? एक नलिकाकार संरचना बना ली, जिसको क्या कहते हैं? पराग नलिका। क्या कहते हैं? पराग नलिका। पराग नलिका का जैसे ही निर्माण हो जाता है तो कायिक कोशिका का केंद्रक, अब ध्यान रखेंगे कि पराग नलिका निर्माण किससे हुआ है? कायिक कोशिका से। यह नलिका जो है इसको क्या नाम देंगे अपने? पराग नली या पराग नलिका। पराग नली या पराग नलिका। इस पराग नलिका में कायिक कोशिका का यह केंद्रक भी आ जाता है। यह कायिक कोशिका का केंद्रक आ गया यहां पे। अब इस केंद्रक को नलिका केंद्रक या ट्यूब केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरफ लिख लेते हैं, नलिका केंद्रक या ट्यूब केंद्रक। ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक। जनन कोशिका को देखिए यहां पे। जनन कोशिका जो होती है इसका केंद्रक जो होता है पहले तो अनियमित आकार का होता है, बाद में कैसा हो जाता है? तर्कुरूपी हो जाता है। कैसा हो जाता है भी? तर्कुरूपी। पूरी कोशिका कैसी हो जाती है? तर्कुरूपी। जिससे क्या पराग नलिका में इस कोशिका की क्या हो जाए या केंद्रक की क्या हो जाए? गति आसान हो जाए। और यह तर्कुरूपी केंद्रक भी कहां आ जाता है भी? इस पराग नलिका के अंदर आ जाता है। और पराग नलिका के अंदर आकर के यह विभाजित तो हो जाता है और क्या बनाता है? दो नर केंद्रक। क्या बनाता है भी? दो नर केंद्रक बनाता है। अब ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यही क्या है भी? नर युग्म कोद्भिद है। तो दूसरे चरण में जो घटनाएं संपन्न हुई वो क्या है भी? कि जैसे ही परागकण कहां पहुंचा? वर्ती कागर पर। वर्ती कागर द्वारा स्रावित विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जल आदि को ग्रहण करके परागकण का अंकुरण होता है। इस दौरान कायिक कोशिका जो है किसी एक जनन छिद्र में से बाहर निकल करके क्या बनाती है?
एक नलिका बनाती है जिसे कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं? पराग नली। इसी पराग नली में कायिक कोशिका का केंद्रक भी आ जाता है जिसे नलिका केंद्रक या ट्यूब केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका केंद्रक या ट्यूब केंद्रक। इसके बाद जनन कोशिका भी इस पराग नली में आ जाती है और विभाजित होकर के दो नर केंद्रकों का निर्माण करती है। इस प्रकार नलिका युक्त बनी यह संरचना क्या है भी? नर युग्म कोदबिद है। क्या है भी? नर युग्म कोदबिद। तो अब नर युग्म कोदबिद की परिभाषा देते हैं अपने। नर युग्म कोदबिद की परिभाषा, पराग कणों के अंकुरण से बनी नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं, नर युग्म कोदबिद कहलाती है। क्या कहलाती है? नर युग्म कोदबिद। तो यह है भी नर युग्म कोदबिद का विकास जो दो चरणों में पूरा होता है। नर युग्म कोदबिद है क्या? पराग कण के अंकुरण से बनी नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर केंद्रक मौजूद होते हैं। क्या कहलाता है? नर युग्म कोदबिद कहलाता है। अब आपने पढ़ा था कि जो डाइकोट है, कौन से पौधे? डाइकोट, द्विबीजपत्री, उनमें 3 जनन छिद्र होते हैं और मोनोकोट में 1 जनन छिद्र होता है। तो यहां पे पराग नलिका 3 क्यों नहीं बनी? 3 भी बन सकती है। कितनी बन सकती है? 3 भी। लेकिन 3 अगर बनेगी किसमें? द्विबीजपत्री में बन सकती है। एक बीजपत्री में तो 1 ही बनेगी और सामान्यतः द्विबीजपत्रियों में भी 1 ही पराग नलिका बनती है। लेकिन 3 जनन छिद्र है तो तीनों में से किसी एक में से निकलकर पराग नलिका बन जाएगी। लेकिन हो सकता है कि 1 से अधिक पराग नलिका भी बन जाए। इसे बहुनलिकीय अंकुरण कहेंगे अपने। क्या कहेंगे? बहुनलिकीय। लेकिन इस बहुनलिकीय अंकुरण के दौरान 1 से अधिक जो पराग नलिकाएं बनी है उनमें से केवल 1 ही सक्रिय रहकर अंडाशय की ओर वृद्धि करेगी, बाकी 2 क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो यह है भी नर युग्म कोदबिद का विकास। अब नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे जयांक, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना और मादा युग्म कोदबिद का विकास। इसके बाद फिर निषेचन घटना पढ़ेंगे भी। तब तक के लिए आप साथ साथ पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।